आजकल मैं बहुत देर तक सोने लगी हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी आलू की खेती खराब हो जाएगी। जल्दी से जाकर पानी दे देती हूँ। हाय रे मेरी कमर। किसी ने ठीक ही कहा है, खेती करना कोई आसान काम नहीं है। आलू के सारे पौधों को अच्छे से पानी दे दिया है। अब बस इंतजार है तो आलू के तैयार होने का। फिर मैं लोगों को ये आलू खिलाकर अपने वश में करके उनके जरिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। हम्म? मैंने फसल में पानी तो अच्छे से दिया था। काश आलू भी अच्छे से बैठे हो। अरे वाह, आलू तो बहुत बढ़िया हुए हैं। एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। अब होगा मकसद पूरा। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू, बड़े बड़े आलू, छोटे छोटे, हर तरह के आलू ले लो। सस्ता सस्ता आलू ले लो। इतनी रात को कौन औरत आलू बेच रही है? आलू ले लो आलू। जंगल में मिलेगा पुराना भालू, मेरे पास मिलेगा ताजा आलू। आलू वाली बहन, तुम इतनी रात को आलू बेच रही हो? क्या करूं बहन जी, हम चुड़ैलों को मेरा मतलब हम दुखियारी औरतों को रात में ही वक्त मिलता है ना। अच्छा, भाव क्या लगाया है? 50 के 4 किलो। लेकिन मेरे पास तो 50 रुपए नहीं है। जितने हैं उतने दे दो। दे तो दूं, लेकिन बहन बुरा मत मानना, तुम आलू बहुत महंगे बेच रही हो। क्या बहन जी, आपको महंगे लगते हैं तो 25 दे दो। आप खुश रहो बस। 25 नहीं, पूरे 20 दूंगी। देती हो तो दो, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बोलो क्या बोलती हो? बोलना क्या है बहन जी, मुझे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, 20 रुपए में 4 नहीं 5 किलो ही ले जाओ। लगता है ये सब्जी वाली पागल है, इसलिए 200 रुपए के आलू 20 रुपए में बेच रही है। पागल कहेगी। लेकिन मुझे क्या, इससे पहले कि इसका मन बदल जाए, मैं आलू लेकर फूट लेती हूँ। क्या सोचने लगी बहन जी, तोल दूं ना? हाँ हाँ, तोल दो ना। ये लो बहन, आपके आलू, और ये तुम्हारे पैसे।
आज आलू की सब्जी बनाने को कहा है। जल्दी से बनाकर कपड़े धोने बैठ जाऊंगी। हे भगवान, घर में तो एक ही आलू है। एक आलू से सब्जी कैसे बनेगी? बाजार गई तो आने जाने में ही पूरा समय निकल जाएगा। आज तो मोहन जी खूब डांट मारेंगे मुझे। क्या करूं? क्या करूं? शालू से पूछती हूँ। अगर उसके पास आलू हुए तो बात बन जाएगी। शालू, ओ शालू, सुनो तो जरा। शालू, शालू, शालू। दरवाजा तो खुला है, फिर ये बाहर क्यों नहीं आ रही? शायद बाथरूम में होगी। आवाज देकर देखती हूँ। शालू, अंदर जाकर देखती हूँ। अरे शालू, तुम्हें कितनी आवाजें दी मैंने, लेकिन तुम टीवी में इतनी खो गई हो कि मेरी आवाज भी नहीं सुनी तुमने। सॉरी माला, मैंने सुना नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? अरे मोहन ने आज आलू की सब्जी बनाने के लिए कहा था, पर घर में आलू खत्म हो गए हैं। तुम्हारे पास आलू है क्या? शालू के पास हमेशा आलू होते हैं। वैसे आज मैंने आलू की सब्जी कुछ ज्यादा बना ली थी, तुम वही ले जाओ, तुम्हारा समय भी बचेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। थैंक यू वेरी मच शालू। शालू को आलू के लिए नो थैंक्स। पर सब्जी ले जाने से पहले थोड़ी चखकर बताओ तो कैसी बनी है? शालू, सब्जी तो चख लूंगी, पर एक बात बता, तेरी आंखों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? तुझे क्या कभी मोतियाबिंद हुआ है? नहीं, हुआ तो नहीं है, पर नहीं हुआ तो चल, शालू के आलू टेस्ट कर और घर पहुंचकर अपनी पति की सेवा कर। अच्छा, टेस्ट करती हूँ, रौब मत झाड़। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। माला, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को लगा दो। तुम्हें आलू की सब्जी बनाने को कहा था, बनाई क्या? तुम्हारे लिए तो मैं चांद के तारे तोड़ लाऊं पतिदेव। ये सब्जी बनाना किस खेत की मूली है? ये लो, खाओ आलू की सब्जी। अरे, रोटी भी तो लाओ, खाली सब्जी कैसे खाऊं? आज तुम्हारी पड़ोसन शालू ने ऐसी आलू की सब्जी बनाई है कि एक चम्मच खाते ही तुम्हें कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मोतियाबिंद हो गया है। अब तुम बोलोगे मोतियाबिंद ऐसा नहीं होता, तो मैं पूछूंगी कि तुम्हें कभी हुआ है? फिर तुम सोचते हुए जवाब दोगे कि नहीं। फिर मैं कहूंगी कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मोतियाबिंद कैसा होता है, तो इतने सवाल जवाब क्यों? सीधे सीधे सब्जी खाओ। अरे, तुम्हें हो क्या गया है? कितना तड़ातड़ बोले जा रही हो। अच्छा लाओ दो, मैं भी देखूं पड़ोसन के हाथ का जादू, मेरा मतलब टेस्ट। क्यों? तुम्हें भी हो गया ना मोतियाबिंद? हो गया। तो बोलो, शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। बन गई बात। धीरे धीरे सब मेरे कब्जे में हो जाएंगे। जल्दी से बचे खुचे आलू भी बेच डालती हूँ। आलू ले लो, आलू फ्री में आलू ले लो, गवर्नमेंट वाले आलू ले लो, फ्री की स्कीम वाले आलू ले लो, आलू ले लो, आलू। हाँ, फ्री वाले आलू मुझे दो, मुझे दो, मुझे भी दो, मुझे दो आलू, मुझे भी दो, मैं लूंगी
लूंगी आलू, मैं भी लूंगी आलू। अरे रे 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 रे, रुको रुको रुको, आप लोग लड़ो मत। आप लोग 3 हैं, तीनों आधे आधे आलू ले जाओ, बात खत्म। सरकारी माल पर तो सबका हक होना चाहिए कि नहीं? हाँ 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 हाँ, सही कहा तुमने। ये खाएंगे आलू, मेरा काम होना चालू। चुड़ैल माई की चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय। मेरे आलू काम कर गए, अब बस तुम सब मेरे गुलाम हो। अब मैं जो कहूंगी तुम सब वही करोगे। मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे 100 जवान आदमियों के खून से नहाना होगा। तो जाओ, 100 जवान आदमियों को पकड़ कर लाओ। जाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ, बचाओ। रुक जा मूर्ख बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलामों को रोकने की? इसकी सजा मिलेगी तुझे। मरने के लिए तैयार हो जा। जय महाकाल। ये क्या किया तूने बाबा? इन लोगों को मेरे सम्मोहन से निकाल कर तूने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। और ये मेरा 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 शरीर क्यों जलने लगा? रोको इस आग को, रोको रोको इस आग को। जब तक महाकाल इस गुलेल बाबा के साथ हैं, कोई चुड़ैल उड़ैल भूत प्रेत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय महाकाल। जय महाकाल। खेड़गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। पूजा और राकेश पति पत्नी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। पूजा और राकेश दोनों अनपढ़ थे। पूजा साफ सफाई का काम करती थी और राकेश एक मजदूर था। एक दिन रोशनी को तेज बुखार आया। राकेश और पूजा दोनों परेशान थे। देखिए ना, रोशनी को तेज बुखार आ गया है। मैं जहाँ काम कर रही थी वो कंपनी भी बंद हो गई है। इसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है। आज घर बैठे 5 दिन हो गए हैं, कोई काम पर बुला ही नहीं रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम कैसे रहेंगे? रोशनी को काढ़ा पिला के सुला देती हूँ। कल कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त करते हैं। इन दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। कुछ दिनों में इनके घर में खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। तभी उस रात पूजा की सहेली मालती का फोन आता है। पूजा, एक काम आया है, पर तू कर पाएगी या नहीं? हाँ हाँ, मुझे वैसे भी काम की ही जरूरत है। अच्छा सुन, पास ही के गांव में एक घर में आग लग गई थी। उस घर की मालकिन उसी के अंदर जलकर मर गई। उसकी बॉडी को घर से बाहर निकालना है, अच्छे पैसे मिलेंगे।
कोई भी उस घर में जाना नहीं चाहता है। माना जाता है वो औरत काला जादू करती थी। पूजा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए पूजा ने हाँ बोल दिया। अगली सुबह पूजा जले हुए घर में पहुंच गई। घर काफी डरावना था। घर के अंदर एक जली हुई औरत की लाश थी और पूजा को पता था कि वो औरत काला जादू करती थी। ये सब कही सुनी बातें सुन के पूजा अंदर से डर गई थी। फिर भी पूजा ने हिम्मत से काम लिया। पूजा जली हुई औरत के पास गई तो पूजा ने देखा, बाप रे, इसके शरीर पे कितने गहने हैं। अगर मैं कुछ रख लूं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूजा ने सारे गहने शरीर से उतार के अपने पास रख लिए और उस औरत को एक सफेद कपड़े में बांधकर उसे बाहर ले आई। उसे अपने पैसे मिल गए। पूजा बहुत खुशी खुशी घर पहुंचती है। उस रात सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं और सब सो जाते हैं। तभी पूजा के सपने में वही जला हुआ घर दिखाई देता है और वो जली हुई औरत भी वैसे ही लेटी होती है जैसा पूजा ने देखा था हूबहू। कुछ समय बाद जली हुई औरत अचानक से उठ जाती है। पूजा के करीब आके बोलती है, मेरी चीज मुझे वापस कर दो। पूजा डर के मारे उठ गई। पूजा बेहद डरी हुई थी। ये सब सपना था, ये सोचकर उसकी जान में जान आई। बाप रे, इतना डरावना सपना। पूजा पसीना पसीना हो गई थी। पास ही में मटका रखा था, बिल्कुल खिड़की के नीचे। पूजा जैसे ही पानी पीने लगी, खिड़की खुली और खिड़की के बाहर से जला हुआ हाथ अंदर आया। चीख से राकेश भी उठ गया। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो खिड़की से जला हुआ हाथ अंदर आ रहा था। राकेश उठ के खिड़की के बाहर देखने लगा। कोई नहीं है बाहर। राकेश ने खिड़की बंद कर ली। पूजा ने राकेश को सारी बातें बताई, उस गहने के बारे में भी। कहीं वो सच में ना आई हो। ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा सपना होगा, सो जाओ। राकेश ने पूजा को सहलाया और फिर वो सो गई। अगली सुबह पूजा ने अपनी सहेली मालती से बात की और पिछले दिन की सारी बातें बता दी। ऐसा कुछ नहीं होता पूजा। कल तूने पूरा दिन उसके घर में बिताया ना, हर तरफ खून ही खून था वहां, इसलिए तुझे ऐसा सपना आ रहा होगा। तू आराम कर। अगली रात भी पूजा को वही सपना वापस आया। इस बार वो जली हुई औरत पूजा के बिस्तर में आ गई और रोते रोते बोलने लगी, तूने जो मेरी चीज ली है वो मुझे लौटा दे। वो मेरे पति ने मुझे दी थी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, दे दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। फिर से पूजा डर के मारे उठी और ये सारी बात राकेश को बताने लगी। इस बार वो जली हुई औरत यहाँ बैठी थी। तुम्हें आभास हो रहा है, सो जाओ, कोई नहीं है यहाँ। पूजा रात भर सो नहीं पाई। पूजा को तेज बुखार आ गया और फिर पूजा को खून की उल्टियां होने लगी। ये देख के राकेश और पूजा दोनों डर जाते हैं। तभी राकेश पूजा को डॉक्टर के पास ले जाता है कुछ टेस्ट करवाने के लिए। रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूजा भागते हुए मालती से मिलने उसके घर गई। पूजा ने मालती को सब बताया। तेरे बोलने का मतलब है जब से तूने उसका सोना लिया है तभी से वो जली हुई औरत ऐसा कर रही है। एक काम करते हैं, यहीं पास में एक बाबा है, पर अभी नहीं, वो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं।
बाबा जैसे ही आते हैं हम उनसे मिलकर इस समस्या के बारे में बताते हैं। तब तक तू अपना ख्याल रख। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर दिन जली हुई औरत पूजा के सामने आके रोती रहती थी। अक्सर पूजा खुद में ही बड़बड़ करती रहती थी। कभी अचानक से चिल्लाने लगती तो कभी हंसने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे पूजा पागल हो रही थी। रोशनी को मालती का कॉल आया। हेलो रोशनी। आंटी, मुझे मेरी माँ से डर लगने लगा है। मेरी माँ को बचा लो। एक काम कर, तू यहाँ आ जा, हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा सब ठीक कर देंगे। मालती और रोशनी बाबा के पास जाती हैं। सब सच सच बाबा को बता देती हैं। मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है अपने गले में। मदद कीजिए बाबा। ये ताबीज लो और पूजा के गले में बांध देना, और जहां से सोना लिया था वहीं छोड़ के आओ। पर बाबा, सोना तो उसकी लाश से लिया था। वो लाश तो जल चुकी है। मेरा मतलब उसी घर में सोना रख के आओ। और सुनो, जब सोना रखोगे तो पीछे पलट के मत देखना। मालती और रोशनी को बाबा की बात समझ आ गई। रोशनी अलमारी खोल के सोना ले लेती है। मालती और रोशनी उस जले हुए घर में जाते हैं और बिल्कुल बाबा ने जैसे बोला था वैसे रोशनी सोना फेंक देती है। पीछे किसी के होने का आभास होता है, पर वो लोग मुड़ते नहीं हैं। उसी दिन पूजा बिल्कुल ठीक हो जाती है। मानो वो गहने नहीं, श्राप थे श्राप। ऐसा श्राप जो एक दिन पूजा की जान ले ले। कमलापुर गांव में कमला भूतनी का आतंक छाया था। वो जब भी किसी नई दुल्हन को देखती तो उस पर सवार हो जाती थी और बाद में उसके पूरे परिवार को एक एक करके मारकर खा जाती थी। उसकी डरावनी कहानियां पूरे गांव में बच्चा बच्चा जानता था। अब आगे। काली अंधेरी रात में एक जंगल के रास्ते से 4 गाड़ियां जा रही होती हैं, जिसमें से एक दुल्हा दुल्हन की सजी हुई कार भी होती है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। तभी अचानक रोली को बहुत तेज प्यास लगने लगती है और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। क्या हुआ? क्या कुछ कहा तुमने? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। थोड़ी देर रुक जाओ, घर बस 1 घंटे की दूरी पर है। घर चलकर पानी पी लेना, और वैसे भी इस जंगल में कहां पानी मिलेगा। ठीक है। रोली को कार की खिड़की से जंगल के रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है। वो राकेश से कार रुकवाकर पानी लाने को कहती है। राकेश अब कार रुकवाकर कुएं से पानी लाने जाता है, लेकिन रोली से प्यास बर्दाश्त नहीं होती और वो भी उसके पीछे जाती है। अरे तुम कार से नीचे क्यों उतरी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह सेफ नहीं है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। अरे तो मैं पानी ला ही रहा था। जाओ तुम कार में जाकर बैठो। तभी अचानक रोली बहुत तेजी से आगे कुएं की तरफ झुकती है, जैसे पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया हो, और उसके हाथ में बंधा शादी का चाकू और कंगन खुलकर कुएं में गिर जाता है। लेकिन रोली को इसका पता नहीं चल पाता। रोली को संभालते हुए राकेश चिल्लाता है, अरे रोली संभालो! मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा। जाओ जाकर कार में बैठो। अब रोली कार में डरे सहमे बैठी होती है और कुएं के पास के सीन को याद कर रही होती है। तभी थोड़ी देर में सारी गाड़ियां घर पहुंच जाती हैं। सुनीता रोली को बड़े प्यार से कार से उतारकर घर में प्रवेश कराती है। तभी उसकी पड़ोसी पीछे से बोलती है, हाय हाय, बहू के हाथों में तो शादी का कंगन और चाकू नहीं है, जो बहुओं को बुरी नजर से बचाता है। बहू, कंगन और चाकू कहाँ है? पता नहीं माँ जी, जब घर से चली थी तब तो हाथ में ही बंधा था।
रोली सुनीता को कुएं वाली बात बताने वाली होती है, तब तक राकेश बात बदलते हुए उसे चुप करा देता है। उसके बाद सुनीता नए जोड़े को उनके कमरे में छोड़ आती है। अब रात के अंधेरे में मुकेश पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन तभी एकदम हवा से खिड़कियां आपस में टकराने लगती हैं। वो जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, उसका पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तेज हवा और बिजली के कड़कने से खिड़की के पर्दे तेजी से इधर उधर हो रहे थे। वहां का माहौल बहुत डरावना हो गया था। कौन है? कौन है? सामने आओ! अचानक मुकेश का पैर कोई खींचते हुए उसे घर के बाहर घसीटने लगा। मुकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां श्यामलाल और सुनीता आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्लाए? माँ, यहाँ कोई भूत है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई नहीं है मुकेश, जाओ जाकर सो जाओ। कोई बुरा सपना देखा होगा तुमने। नहीं, वो मुझे मार देगी। श्यामलाल मुकेश को समझाकर सोने चला गया। अब सुनीता मुकेश से कहती है, चल तू मेरे साथ मेरे कमरे में चलकर सो। उन दोनों के जाते ही घर का दरवाजा खुलता है और कमला भूतनी, जो कि शादी के जोड़े में है, घर के अंदर आकर घर को देखते हुए भयानक हंसी में हंसने लगती है और डरावने तरीके से धीरे धीरे चलती हुई राकेश के कमरे में जाती है। उसकी पायलों की आवाज पूरे घर में गूंज रही होती है और वो रोली की जगह जाकर लेट जाती है। अब दूसरे दिन घर में खुशी का माहौल है और सुनीता पंडित जी को बुलाती है, जो कि गेट पर खड़े होते हैं। अरे पंडित जी, यहाँ आइए, बहुत देर कर दी आपने। अरे सुनीता बहन, क्या करें, शादियों का सीजन है, इसीलिए बहुत भागा दौड़ी हो रही है। हाँ वो तो है। पंडित जी चलिए पूजा शुरू करवाइए। हाँ, नई बहू को बुलाइए, पूजा उसके हाथ से ही होगी और मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। सुनीता अब रोली को लेकर आती है, लेकिन रोली बहुत ही अजीब तरीके से चलकर आती है और पूजा में बैठने से मना कर रही होती है। क्या हुआ बहू, जल्दी चलो, पूजा का समय निकल रहा है। माँ, मैं पूजा नहीं करूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे ये जरूरी पूजा है बहू, और हमारे घर का रिवाज है कि नई बहू के हाथ से ही ये पूजा करवाई जाती है। सुनीता की बात सुनकर रोली को बहुत गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और तभी वो घूंघट के अंदर से फूंक मारती है और अचानक तेज आंधी के साथ काली घटा छा जाती है और मंदिर के पास रखा सारा सामान गिरने लगता है और हवा में उड़ जाता है। घर के सारे लोग इधर उधर दीवार का सहारा ढूंढने लगते हैं। ये देखते ही पंडित चिल्लाने लगता है, अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये कोई साधारण आंधी नहीं है, काली शक्तियों की माया से उत्पन्न की गई आंधी है। जरूर कुछ अनिष्ट होने वाला है। अब पंडित की नजर रोली पर पड़ी, जो कि एक जगह बिना हिले डुले खड़ी सब देख रही थी और बाकी पूरे घर के लोग इधर उधर परेशान आंधी से बचने की कोशिश कर रहे थे। पंडित तुरंत अपने झोले से गंगा जल निकालकर हवा में चारों तरफ छिड़कते हुए मंत्रों का उच्चारण करता है। थोड़ी देर में सब शांत हो जाता है, लेकिन रोली पंडित को घूरने लगती है। तभी सुनीता उसे कमरे में जाने के लिए कहती है, पंडित जी, आप किस अनिष्ट की बात कर रहे थे? कुछ नहीं श्यामलाल, तुम्हारे घर को शुद्ध करना होगा। इस पर काली शक्तियों की नजर पड़ चुकी है और मैं अगले 5 दिन बाद आकर यहाँ पर एक हवन करूंगा, तब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पंडित जी। अब रोली घर में रोज कोई ना कोई अजीब हरकतें करने लगती है और एक दिन दोपहर में सुनीता रोली को देखकर चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर घर के सारे लोग वहां आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? इसको देखो, ये पागल हो गई है क्या? ये क्या खा रही है? सभी लोग जब रोली को देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता। रोली खाने की टेबल पर बैठी खुले बालों में
नॉनवेज खा रही होती है, वो भी बहुत अजीब और भयानक तरीके से नोच नोच कर, जैसे कोई जानवर खाता है। राकेश उसके पास जाकर नॉनवेज को उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। ये देखकर रोली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। सब लोग रोली का हाथ पकड़कर उससे राकेश को छुड़ाने लगते हैं। भाभी, छोड़ो भैया को, छोड़ो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू कमला भूतनी का खाना उससे छीनेगा? मैं तुझे ही खा जाऊंगी। कमला भूतनी? कौन कमला भूतनी? अरे आप जाकर पंडित जी को फोन करके बुलाओ, वरना ये हम सबको मार देगी। बुढ़िया, तुझ पर बहुत चर्बी चढ़ी है, तू मेरे सारे काम बिगाड़ती है। मैं सबसे पहले तुझे ही खा लेती हूँ। कमला भूतनी अब सबको हवा में उछालकर इधर उधर फेंक देती है और सुनीता को गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसकी टांग को खाने लगती है। पूरे फर्श पर खून बहने लगता है। अरे वाह बुढ़िया, तेरी जुबान भले ही कड़वी है, लेकिन तेरा मांस बहुत स्वादिष्ट है। राकेश कमला भूतनी को इस तरह से जब अपनी माँ का पैर खाते हुए देखता है तो गुस्से से बौखला जाता है और लोहे की सरिया लाकर उससे भूतनी के ऊपर हमला बोल देता है। तब तक पंडित जी भी आ जाते हैं। वो मुकेश को कमला भूतनी को पकड़ने के लिए कहते हैं और श्यामलाल के साथ मिलकर हवन की तैयारी कर लेते हैं। सुनो, तुम दोनों कमला भूतनी को पकड़कर यहाँ इस गोल घेरे में बैठे रहना और इसे यहाँ से उठने मत देना। पंडित, आज इन सब के साथ तू भी मरेगा और आज मैं तुझे खाकर तेरा भूत पकड़ने का शौक भी खत्म कर दूंगी। अब राकेश और मुकेश मिलकर कमला भूतनी को उस घेरे में बैठा देते हैं और उसे जोर से पकड़े रहते हैं। पंडित अब जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और कमला भूतनी बुरी और भयानक तरीके से चिल्लाने लगती है। साथ ही वो अपनी जादुई शक्तियों से पूरे घर का सामान हवा में इधर उधर फेंकने लगती है। थोड़ी देर बाद अचानक कमला भूतनी शांत हो जाती है और उसका रूप बदलकर वापस वो रोली बन जाती है। लेकिन तभी रोली के शरीर से एक काला साया बाहर निकला और पंडित ने उसको एक कपड़े में लपेटकर उस हवन की आग में स्वाहा कर दिया। राकेश, आज से ये कमला भूतनी किसी को नहीं सताएगी, क्योंकि मैंने इसकी आत्मा को हवन कुंड में स्वाहा कर दिया है। अब राकेश और मुकेश पीछे मुड़कर सुनीता के पास जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि सुनीता की गर्दन और एक पैर को कमला भूतनी ने खा लिया होता है और उसकी लाश खून से सनी पड़ी होती है। थोड़ी देर बाद रोली को होश आ जाता है। वो जब सुनीता की लाश देखती है तो बिलख बिलख कर रोने लगती है और पूरे परिवार में शोक छा जाता है।